टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और बैठक में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति में सुधार के निर्देश भी दिए गए। बैठक में नई शिक्षा नीतियों पर भी विचार किया गया। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से डॉक्टर आपके द्वार निःशुल्क सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये सेवा खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को उनके घर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेश में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। बढ़ते आगे, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच आज अहम बैठक हुई और इस दौरान किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में हुई इस समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और आपदा प्रबंधन सलाहकार विनय रोहिला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में वैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए देश भर में 2000 वैज्ञानिक टीमों का गठन किया गया है जो जिलों में जाकर आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देंगी। और उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर लंबी अवधि की योजनाएं भी बनाई जाएंगी। राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ की घेरबाड़ योजना पर चर्चा भी की गई, जिस पर चरणबद्ध प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण के लिए 1000 फार्म मशीनरी बैंक बनाने की दिशा में भी 400 करोड़ की मांग पर सहमति जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग रखी है ताकि पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में कीवी मशीन, शहद उत्पादन और एक्सोटिक वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी आश्वासन मिला है। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में सहयोग देने पर भी सहमति बनी। सीएम ने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने पर पीएम आवास योजना में अनुदान की राशि 2 लाख करने और पीएम जॉय की 100 परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए राज्य ने मांग रखी है, जिस पर केंद्र ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो, मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। और देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटी है। नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है और पुराने अस्पतालों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह आइस स्केटिंग रिंग न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि साल 2011 में बने इस आइस स्केटिंग रिंग में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत के साथ ही भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बाद में इस रिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन के अंतर्गत इस रिंग को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दृढ़ संकल्प लिया था, चाहे हमें विदेश से इंजीनियर्स ही क्यों न बुलाना पड़े, लेकिन हम इस आइस स्केटिंग रिंग को फिर से शुरू करेंगे और हमने इस दिशा में दृढ़ता से कार्य भी किया और सफल रहे। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खिलाड़ियों ने भी आइस हॉकी खेलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए, आज बेहद खुशी हो रही है कि एक आइस रिंग जिसको लेकर विगत कई वर्षों से कई प्रकार की बातें कही जाती थी, और मुझे आज खुशी हो रही है कि इसी आइस रिंग में जहां हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय खेलों की लोगो से लेकर, हमने अपने स्लोगन से लेकर, हमने एंथम से लेकर, हमने अपनी टी शर्ट से लेकर, जर्सी से लेकर इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम यहां पर आहूत किया था। आप हम सब ने देखा था कि कितना वृहद स्तर पर कार्यक्रम हुआ, तो वहीं से इसके शुभ संकेत जो है प्रारंभ हो गए थे कि हमें आइस रिंग को पुनर्जीवित करना है। वहीं से संकल्पित हो गए थे, वह कार्यक्रम भी सफल रहा और आज खुशी है कि वो दिन आया जिस दिन आइस रिंग की जो हम सबको इंतजार था कि आइस रिंग एक सफ़ेद हाथी के रूप में जो है स्थापित हो गया है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो है ये सफ़ेद हाथी बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए। देखिए, आज बेहद खुशी हो रही है कि एक हरिद्वार के भगवानपुर में सुशासन के तहत आयोजित तीसरे कैंप में आज कुल 110 मानचित्र आवेदन मिले और जिनमें से 77 मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 89 आवासीय और 21 व्यावसायिक भवनों के मानचित्र शामिल थे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 302 मानचित्र आवेदन मिले, जिनमें से 250 स्वीकृत किए जा चुके हैं। कैंप में उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर नागरिकों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने कैंप की सफलता पर संतोष जताया। इच्छुक आवेदक भविष्य के कैंप में अपने दस्तावेजों के साथ शामिल होकर मानचित्र स्वीकृति हासिल कर सकते हैं। बढ़ते आएंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की और इस पर देहरादून के पूर्व महापौर और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने शंकराचार्य के इस विरोध को सही ठहराया और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व को नकारेंगे तो ऐसे निर्णय जो है वो करना स्वाभाविक है। विनोद चमोली ने कहा कि ऐसा लगता है मानो राहुल गांधी एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और वो हिंदू मान्यताओं को अपमान करने में भी चूकते नहीं हैं। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहां पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर भी रोक लगाई जाए। शंकराचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि यह मामला राहुल गांधी और शंकराचार्य के बीच का है, जो जल्दी सुलझा लिया जाएगा। एक बयान को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आपत्ति है और
ये आपसी बातचीत से या आपसी समन्वय से इस मसले को सुलटा लिया जाएगा। और जहां तक उनके हिंदू होने पर या उनके शिव भक्त होने पर सवाल उठाया गया है, तो ये तो एक जग जाहिर फैक्ट है और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की शिव जी में आ सकती है। बयान को लेकर एक बयान और देश के नागरिकों को युद्ध के समय तैयार रहने की कल परीक्षा होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं और इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें 7 मई को देश भर के 244 जिलों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। मॉक ड्रिल में युद्ध, सायरन बजिंग और सुरक्षा तकनीक सिखाई जाएगी। मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भी मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी और इसकी जानकारी डीएम देहरादून ने दी है। डीएम ने बताया कि कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर कई विभागों के साथ बैठक भी हुई है। सिविल डिजास्टर, सिविल इमरजेंसीज के केस में, सिविल इमरजेंसीज के केस में जो सिमुलेशन ड्राइव्स और प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज की जाती हैं, तो उसके लिए आज हमारी सभी विभागों के साथ बैठकें गतिमान हैं और शाम को सिचुएशंस और एरियाज़ और जो रिसोर्सेज हैं, टीम्स हैं, वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी और कल इसका हमारे म्यूनिसिपल एरिया में, टाउन एरिया में एक्सरसाइज की जाएगी। इसका एक मॉक अभ्यास किया जाएगा जिससे हमारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स तो सेंसिटाइज रहें ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे पब्लिक है, आमजन है, उनके जहन में रहना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब अलार्म्स और किसी भी तरह के मैसेजेस और ट्रांसमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट, तो उनको सुरक्षा के लिए। और देहरादून के साधुराम इंटर कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है और राज्य का पहला ऐसा सेंटर होगा जिसे माइक्रो प्लानिंग और आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और जल्द ही यह सेंटर तैयार कर लिया जाएगा और इस भवन का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से जुड़ा एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मंदिर परिसर के ठीक पीछे बड़े स्पीकर और पार्टी लाइट्स के साथ पंजाबी गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है और यह घटना श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बताई जा रही है। और बड़ा सवाल यह है कि तमाम सुविधा और प्रशासनिक सतर्कता के बावजूद ये युवक डीजे और लाइट्स जैसे उपकरण लेकर मंदिर परिसर तक आखिर कैसे पहुंचा, और इस घटना को लेकर श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के दौरान सक्रिय टप्पेबाज गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गीता आश्रम घूमने आए कोलकाता निवासी महिला का पर्स चोरी करने के मामले में 7 महिला टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर चल रहे इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि सभी आरोपी महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं और देश के कई तीर्थस्थलों पर ऐसी वारदातों को अंजाम भी दे चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रचारित करने वालों को खास चेतावनी दी है। देहरादून पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर जानकारी के अभाव में गलत जो जानकारी है वो पोस्ट कर देते हैं, जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है और ऐसे लोगों पर पुलिस की खास नजर है और पुलिस के द्वारा ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा पोस्ट को पुलिस के द्वारा डिलीट कराया गया है और अगर कोई गलत तरीके की पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये किसी घटनाओं को लेकर अगर सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक, अपुष्ट या पूर्ण प्रकार की अगर कोई भी सूचना प्रकाशित करता है या प्रचारित करता है, पोस्ट करता है, तो देखिए उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जैसा आप विदित हैं कि पिछले कई दिनों में हमारे द्वारा सैकड़ों पोस्ट को डिलीट किया गया है और इसमें हमारे द्वारा जो है 126/135 BNSS के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता तो उसके विरुद्ध जो है सक्षम धाराओं में जो है FIR भी की गई है। आप जानकारी में आपका होगा ही कि विगत दिनों में भी हमारे द्वारा कई FIR और कई ऐसे व्यक्तियों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर उनसे काउंसलिंग की गई है। ये बढ़ते हैं आगे। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चल रहे इस मुहिम का मकसद श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा देना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान खुद गश्त की व्यवस्था की निगरानी भी कर रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत और भद्रकाली क्षेत्र में प्रदीप रावत की टीम सक्रिय है। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज विधिवत हवन पूजन कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। बीकेटीसी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति सरकार ने 3 मई को की थी और इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष विनय ने भी अपना कार्यभार संभाला, जबकि कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता और मुख्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल भी मौजूद नजर आए। हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया और जब निरीक्षण पर पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने अधिकारियों को से सेंटर पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और इसके साथ ही दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे चारधाम यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। हालांकि पर्यटन राज्य मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। इस दौरान ARTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने में आ रही दिक्कतों को लेकर भी यात्रियों ने पर्यटन राज्य मंत्री को अवगत कराया, जिस पर ओम प्रकाश जमदग्नि ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पर्यटन विकास राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रियों के लिए बेहतर और व्यापक व्यवस्था की जा रही है। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल भी रखा जा रहा है। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से या नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूँगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से या नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूँगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो और सीमांत घाटी के लाता गांव में सड़क निर्माण के कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर बनी हुई है। दरअसल सीमांत घाटी के लाता गांव बीते कई सालों से सड़क संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी यहां उठाना पड़ रहा था। यहां तक कि ग्रामीण कई बार सड़क संबंधी समस्या को लेकर क्रमिक धरना प्रदर्शन भी कर चुके थे। बता दें कि लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग
निवास करते हैं। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर लाता गांव के ग्रामीणों ने सबसे पहले जो एक विशेष पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया और उसके बाद ग्रामीणों ने मिष्ठान खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और साथ ही साथ सरकार का भी धन्यवाद किया। सड़क निर्माण कटिंग का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन से जो है इसके ऑपरेटर का भी इस दौरान फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और साथ ही सड़क संबंधित विभाग का भी दिल से धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे प्रधान जी है सरिता देवी और उसके बाद हमारा ठेकेदार लक्ष्मण सिंह ठेकेदार और उसके बाद यहाँ पर हमारे वो जेपसी का ऑपरेटर साहब, उनका नमस्कार करूंगा मैं सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को जिन लोगों ने आज हमारे यहाँ का रोड का हमको संभव नहीं था कि हर रोड पहुँचेगा, इन लोगों ने यहाँ पर रोड। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के कोटद्वार से चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने आई जहां बाहरी राज्यों से लाखों तीर्थ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान भारी भीड़ देखने को मिल रही है और डॉक्टरों ने श्रद्धालुओं को खास सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। गर्मी के मौसम में आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती है और ऐसे में पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करने की भी अपील की जा रही है। बढ़ते आगे, देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे बदलते मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतें, खासतौर पर नदी और नालों के किनारे जाने से बचें। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सेल्फी और फोटोग्राफी करने के लिए इन स्थानों पर जाते हैं वे भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और जोखिम से बचें। और उत्तराखंड में श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व चारधाम यात्रा भक्ति और उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। ऋषिकेश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के विधिवत शुरुआत की और इस दौरान कई सारी घोषणाएं भी की। आइए इस यात्रा की तैयारियों और सरकार की घोषणाओं पर नजर डालते इस रिपोर्ट के जरिए। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के द्वारा चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर इस यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा 2024 के समापन के तुरंत बाद साल 2025 की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सरकार ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई फैसले भी लिए। आगे उन्होंने कहा कि पिछली बार 2024 की जो यात्रा हमारी चारधाम यात्रा संपन्न हुई और 2024 की चारधाम यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और अनेक स्तरों पर हमने इसके लिए अलग अलग समीक्षा बैठकें की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि किसी भी प्रकार की असुविधा को पहले ही समाप्त किया जा सके, आने वाले तीर्थ यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो चारधाम यात्रा में जो हमारा कठिन मार्ग है, सड़क बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारधाम ऑलवेदर रोडें बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है और इनमें गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण शामिल है। इन रोपवे परियोजनाओं से न केवल तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि यात्रा की सुरक्षा और समय की भी बचत होगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और पूरे देश भर के आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने हमको 4,000 करोड़ से भी अधिक का गौरीकुंड से हेमकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत कर दिया है और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोगों की आस्था श्रद्धा के स्थान है हमारे और उनकी यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। जो शारीरिक रूप से कमजोर है
बता दें कि चार धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को अत्यधिक सुदृढ़ किया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मेडिकल सहायता केंद्र, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने इस बार यात्रा को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाने पर भी खास जोर दिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी और आपदा प्रबंधन टीमें हर रूट पर पूरी तरह सक्रिय है। इसके साथ ही तीर्थस्थलों की स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए भी खास अभियान चलाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और परंपरा का संगम है। सरकार की ओर से किए गए व्यापक प्रयासों का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, स्मरणीय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसे सरकार सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा कि इस साल की यात्रा न केवल आस्था का पर्व बने, बल्कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी एक आदर्श उदाहरण। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।